Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Sprint series. Well, we have already seen one lecture of our Sprint series. In this series, we discuss the questions and through the questions, we discuss the concepts. The concepts which we have already seen related to the question, not related to the question, related to the options in the questions. So all in all, we revise each and everything, right? One sec. Hello. All in all, we revise each and everything, right? चलिए, so now in continuation with our sprint series, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई होप कि आपने लास्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ गो वॉच दोज क्वेश्चंस एज वेल. एक बार उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए. उसके बाद अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. चलिए शुरू किया जाए. पॉलिटी के क्वेश्चंस. Which act was the Public Service Commission established for the first time in India? Public Service Commission को कब establish किया गया था? Public Service Commission को किस एक्ट के द्वारा establish किया गया था? एक्ट 1999 है ना. 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन को. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए. फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन. किस साल में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे? तो हमको मिली आज़ादी, हमको इंडिपेंडेंस मिली 1947 में. 1947 के बाद 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. 26 ऑफ नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुका था. उसके बाद हमने 1950 में 26 ऑफ जनवरी 1950 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया था. और फिर 1951 में हमने पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कराए थे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. 1951 में पहली बार इलेक्शन हुए थे. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर. द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर. इनमें से कौन से फंक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या काम करती है? चलिए एक बार देखते हैं. ऑल द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं. पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऑल्सो आपके वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस यही कंडक्ट कराते हैं. तो ये तो वैसे बिल्कुल सही है. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं. वेरी गुड, ये सही है. नेक्स्ट, टू कंडक्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. हाँ जी, इलेक्शन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन भी यही कराती है. तो ये दोनों तो सही हो गए. टू रिकमेंड imposition of the precedence rule in the state when where conductions are not conductions elections होना चाहिए था यहाँ पे. elections are not conducted in a very free and fair manner. देखिए, जब इलेक्शन ठीक से नहीं होते हैं तो क्या प्रेसिडेंस रूल लगा पाती है इलेक्शन कमीशन? नहीं भाई, यह हक इलेक्शन कमीशन को हमने कब से दे दिया? बिल्कुल नहीं. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. लास्ट देखते हैं. बात से हमको पता चल गया है कि अगर ऑप्शन 3 नहीं है तो 1, 2 और 4 होगा. तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा. एक बार हम पढ़ भी लेते हैं. द सुपरनेसिव एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल. हाँ जी, जितना भी प्रिपरेशन होता है इलेक्शन के पहले का, वो सब कौन देखता है? वो सब देखता है इलेक्शन कमीशन. बिल्कुल सही. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए आगे देखते हैं. हाँ जी. एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. एरिया वाइज बात की गई है. कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है? वो जो इसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा वही सबसे ज़्यादा एरिया वाइज बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी. तो इसमें आ जाता है हमारा लद्दाख. लद्दाख वुड बी करेक्ट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच द एज ऑफ वोटिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18. 21 साल से 18 वर्ष उम्र कम की गई है. किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वोटिंग एज कर दी गई है.
चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं दी प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के प्रोविजंस हैं वो किससे अमेंड किए जा सकते हैं, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज रिड्यूस करनी है, इंक्रीज करनी है, चेंज करनी है, तो वो कैसे प्रोविजंस चेंज किए जा सकते हैं? दैट कुड बी डन बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी होता है बाय 50+1 50+1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये होती है सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। चलिए मूविंग ऑन। Nowadays, the Election Commission of India uses EVM during the general election in the country. What is the full form of EVM? EVM का full form क्या है? Electronic Voting Machine. Electronic Voting Machine is the full form of EVM, है ना? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अरे बाबा रे, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको पढ़ने का मौका मिल जाए। हाँ, आई थिंक आपको विजिबल होगा अभी, है ना? चलिए पढ़िए और आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, पूरे पढ़िए और फिर बताइए क्या नॉट करेक्ट है। द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन। ये तो सही है, ये तो सही है, हमसे गलत पूछा है तो ये नहीं होगा। फिर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय इक्वल पावर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो सब इक्वल पावर एंजॉय करते हैं। हाँ जी, ये भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years फ्रॉम द डेट ही assumes the office until the date he attains the age of 65 years whichever is earlier। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो या तो 6 साल की अपनी ड्यूटी दे दें तो उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, या फिर 65 जब उनकी एज हो जाती है तब वो रिटायर हो जाते हैं, विच एवर इज अर्लियर। तो ये भी सही है, तो मतलब गलत तो हमारा लास्ट वाला ही होगा, तो डी इज और करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दी अदर इलेक्शन कमिश्नर दी मैटर इज रिजॉल्व्ड बाय द लॉ कमीशन। बोल रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में अगर कोई मैटर हो जाए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए लॉ कमीशन बनती है क्या? नहीं, कोई लॉ कमीशन नहीं बनती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता है वही इलेक्शन कमिश्नर को मानना पड़ता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दी 84th Amendment Act was frozen to the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the years। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि देखिए अभी हमारी जो लोकसभा में सीट्स होती हैं, सीट्स में रिजर्वेशन होता है और एक रिप्रेजेंटेशन होता है। वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वो रिप्रेजेंटेशन होता है सेंसस के बेसिस पे। किस सेंसस के बेसिस पे? 1971 के सेंसस के बेसिस पे। ऐसा क्यों होता है? 1971 के बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे जिसमें बर्थ कंट्रोल को एक मेजॉरिटी सब्जेक्ट बताया गया था। तो जितने भी सदर्न स्टेट्स थे उन सभी ने तो बर्थ कंट्रोल पे ध्यान दिया और किया, पर जितने भी नदर्न स्टेट्स थे उन्होंने ना ध्यान दिया और ना किया। तो नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, साउथ में पॉपुलेशन कम है। इस वजह से जो साउथ के लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही थी कम, जो नॉर्थ में लोग थे उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही थी ज़्यादा। तो साउथ के लोग ने बोला कि अरे हम बात भी माने और फिर उसके बाद हमारे साथ ठीक भी ना हो, दैट इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए 1971 के सेंसस को सीज कर दिया गया था कि हम इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। कब तक फॉलो करेंगे? हम इनको फॉलो करेंगे 2026 तक। फिर उसके बाद फिर से जो सेंसस होंगे उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट। नेशनल पार्टी का अगर आपको स्टेटस चाहिए तो आपको कितने % सीट एक्योर करनी होगी? तो 6% ऑफ वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही। 6% ऑफ वैलिड वोट होने चाहिए आपके पास 6 या 6 से अधिक स्टेट्स में। चलिए नेक्स्ट बताइए। हु कंडक्ट्स दी स्टेट असेंबली इलेक्शन? स्टेट असेंबली इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ, अच्छा कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट के इलेक्शन है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी। नहीं, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है वो आपके लोकसभा, वो आपके
राज्यसभा, वन सेक, वो आपके लोकसभा, आपके राज्यसभा, अरे आपके राज्यसभा, आपके प्रेसिडेंट, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अब आप कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया गलती से, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इसका क्या काम होता है, सिर्फ बैठने के लिए है। जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। To be recognized as a national party, a political party must be recognized party in at least, अभी हमने देखा था पीछे, ये देखिए, ये किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए है तो उसको 6% वैलिड वोट चाहिए इन 4 और मोर स्टेट्स। वही पूछ रहे हैं, आंसर दीजिए इसका। तो टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, द पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टी इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, सी इवन इफ यू डोंट नो द आंसर्स, आप सेशन पढ़ते हैं, पीछे जो आंसर होता है आगे थोड़ा सा उसी को ट्विस्ट करके आंसर क्वेश्चन दे दिया जाता है और आंसर आप पे बन जाता है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टडी विद मी, लर्न विद मी। व्हेन आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन, काइंडली कीप ऑन नोटिंग इट डाउन, है ना। जो भी एडिशनल चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो लिख लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वेरी गुड, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आप पे नहीं बन रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। ऐसे करके बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आपके नोट्स बन जाएंगे। बस वही नोट्स आपको रिवाइज करने होंगे एग्जाम के पहले, एंड यू आर गुड टू गो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। If an election of 2 state legislative assembly, the candidate who is declared elected loses his deposit, it means that अगर किसी ने अपना डिपॉजिट लॉस कर दिया है, अच्छा जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है या आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है या किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन लड़ने के पहले आप एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। अगर आपने वो अमाउंट लॉस किया तो उसका क्या रीज़न होगा। तो द पोल वॉज वेरी पुअर, पोल पुअर थे, नहीं ये तो नहीं होगा। द इलेक्शन वॉज फॉर मल्टीपल मेंबर बेस्ड कंट्री, नहीं। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स वेकेटेड हिज ओन सीट्स एंड वायरल वॉज वेरी, नहीं ये भी नहीं होगा। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्टेड, हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और बहुत ज़्यादा सीटें नहीं पा पाए। तो ये 2 कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेन अ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन, देन योर डिपॉजिट इज नॉट बीइंग रिटर्न टू यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वॉज द एंटी डिफेक्शन एक्ट पास्ड। एंटी डिफेक्शन एक्ट शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, किस शेड्यूल में बात की गई है एंटी डिफेक्शन एक्ट की? शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल 10 में बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की। कब पास हुआ था? वैसे थोड़ा सा ये स्टैटिक है क्योंकि देखिए ईयर आपको याद होगा कि ईयर 1985 है, पर डेट कौन सी है इतना ज़्यादा अगर आपको याद ना रहे, स्टैटिक चीज़ है, अगर याद ना रहे तो यू कैन इजीली स्किप इट। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इट इज़ February 15, 1985। इफ़ यू नो द आंसर वेरी गुड, इफ़ यू डोंट नो द आंसर डोंट टेक लोड फॉर इट, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following countries was the earliest to give women the right to vote? सबसे पहले किस कंट्री ने women को वोटिंग राइट्स दिए थे? तो द कंट्री इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले women को वोटिंग राइट्स दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one amongst the following commission was set up in pursuance of the defense provisions under the article of the Constitution of India? Which one of the following commission was set up in pursuance of the definite provision under the article of the Constitution? कौन सी कमीशन सेट हुई थी किस चीज़ के लिए? इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। इट वॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट बताइए। Which among the following is not a part of इलेक्टोरल रिफॉर्म? इनमें से कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है? इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट होने का मतलब क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा पार्ट नहीं है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम नहीं शब्द को भूल जाते हैं
और हाँ शब्द लगा के आ जाते हैं। हमसे पूछा है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए थे उनका पार्ट कौन सा नहीं था। तो देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ भाई ये तो पार्ट था रिफॉर्म का। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑफेंडर का डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ भाई ये भी रिफॉर्म था। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इंस्टॉलेशन, हाँ भाई ये भी रिफॉर्म से आया था। ये तीनों चीज़ें तो रिफॉर्म से ऐड हुई थी। हमसे पूछा गया है कि रिफॉर्म से क्या नहीं हुआ था। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन था, किसी रिफॉर्म के बाद नहीं आया है। हमसे पूछा गया है कि रिफॉर्म के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड, हमसे पूछा है कि रिफॉर्म के बाद कौन सी चीज़ें जो ऐड नहीं हुई थी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ये तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, बाकी की चीज़ें रिफॉर्म के बाद ऐड हुई हैं, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश was created as a linguistic state in, लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा आंध्र प्रदेश को किस साल में मिला था? तो इट वाज 1953। चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट बताइए। The first general election in India, commissioner can be removed from his office in the same manner as that of the grounds of, जो आपके इंडिया के कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको किन ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है? एक्सक्यूज मी। तो ही कुड बी रिमूव्ड सेम एज दैट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हैं उन्हीं ग्राउंड्स पे हम जो कमिश्नर होते हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। द इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू 3 मेंबर कमीशन इन विच ईयर? इलेक्शन कमीशन में पहले सिर्फ एक इंसान हुआ करता था, फिर उसको 3 मेंबर कमीशन बना दिया। किस ईयर में? अच्छा ये मैं बता देती हूँ आपको। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें 21 साल से उम्र कम करके 18 साल कर दी गई थी। जब ये 21 से 18 की गई तो लोग ज़्यादा आ गए, ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसके लिए सॉरी काम बढ़ गया। अब ये जो काम बढ़ गया इसको कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए रिफॉर्म्स आए थे। तो जब आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद ही आए होंगे, तो इट इज़ द ईयर 1989। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। With reference to India, consider the following electoral system. With reference to India, consider the following electoral system. With reference, consider the following electoral system. Sorry, I think इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड होना था। Consider the following electoral system. अच्छा ओके, शायद इसमें ये होना था कि रिप्रेजेंट कहाँ पे हुआ है या कहाँ पे नहीं हुआ है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिसिंग है, इसको हम एक बार कंप्लीट करते हैं फिर वापस से आते हैं, तब तक वील डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर। द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ अ स्टेट आर चार्ज्ड अपॉन, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो एक्सपेंसेस होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, जो एक्सपेंसेस होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किस पे चार्ज किए जाते हैं? हमें पता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जितने भी लोग होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, वो काम करते हैं स्टेट के अंदर, उनकी ट्रेनिंग कराता है सेंटर, को काम करते हैं स्टेट के अंदर। उनको पैसे कौन देता है? उनको पैसे दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स से। 2 तरीके के फंड्स होते हैं, एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है आपका कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड में एट ऑल टाइम कुछ 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट होते हैं, जो किसी कंटिजेंसी के टाइम पे, किसी महामारी के टाइम पे, किसी बीमारी के टाइम पे यूज होते हैं। फॉर ऑल दी अदर टाइम्स जो आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके पैसे यूज होते हैं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या सही है? इट इंसिट्स द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इंस्पेक्ट्स द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ जी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे यूपीएससी के बारे में,
तो इंस्पेक्ट करता है ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, हाँ बिल्कुल सही है। एक बार बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नहीं भैया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेना देना है। ऑल इट्स मेंबर आर टेकन फ्रॉम द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सब लिए जाते हैं, नहीं। देखिए जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए ना, ऑल, नन, तो चौकन्ने हो जाइए कि यूपीएससी का ट्रैप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इट सेंड्स एनुअल गाइडलाइंस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नहीं, कोई एनुअल गाइडलाइंस नहीं भेजी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, हु अपॉइंट्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट, अच्छा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर साहब, ठीक है। और रेजिग्नेशन दोनों देते हैं प्रेसिडेंट को। यूपीएससी में जितने भी लोग अपॉइंट किए जाएंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो रिजाइन भी प्रेसिडेंट को करेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस में जितने भी लोग अपॉइंट किए जाएंगे वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? रेजिग्नेशन वो देंगे प्रेसिडेंट को। तो दिस इज अ ट्रिक, रिमेंबर इट। चलिए नेक्स्ट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस? किसके पास पावर होती है कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सके? वो पावर होती है आपकी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास पावर होती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट अ न्यू इंडिया सर्विस। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है बिल अगर कोई जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जरूरत होती है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे न्यू पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करना है तो वो पावर होती है आपकी पार्लियामेंट के पास, ठीक है। चलिए, आई होप यू ऑल माइट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्लास। कीप practicing, practice more questions. If you have any doubt, do comment it in the comment section. That's it for today. Thank you so much.